हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल इन वन शॉट। तो आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग सबसे पहले मेटल्स के बारे में। तो बात करते हैं बच्चों मेटल क्या होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग के पास लिखा है मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल्स होते हैं बच्चों, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहते हैं। ऐसी अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते होंगे। क्लियर बात है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेटल की। जैसे मैं सोडियम की बात करूं बच्चों, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2,8,1 और ये चाहता है किसी तरह से मैं आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, लॉस कर दूं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, इसलिए ये मेटल की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है उसे हम मेटल कहते हैं। क्लियर बात है। बाकी मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, बात करते हैं हम लोग अभी मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में और धीरे धीरे चैप्टर को आगे लेके चलेंगे हम लोग। तो बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज के बारे में। लिखा है फर्स्ट वन प्रॉपर्टी में लिखा है बच्चों, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों? मेटल्स होते हैं सॉलिड। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्टेटमेंट हमारा नहीं होता है। ज्यादातर मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा भी है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मरकरी की, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड वन लिखा है मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर और शाइन। मेटल जो है चमकते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स। और डक्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप इसकी थिन वायर्स भी बना सकते हैं। मतलब मेलेबिलिटी मतलब आप शीट बना सकते हैं, डक्टिलिटी मतलब आप इनकी वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों, कहते दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, जो कि बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अपने हाथ पे रखोगे तो वो वहीं पर क्या होगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगी। अभी चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की, दैट इज मेटल्स हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बेस्ट कंडक्टर आता है सिल्वर और पुअरेस्ट कंडक्टर आता है बच्चों लेड एंड मरकरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो होते हैं वो बच्चों सोनोरस होते हैं, मतलब आप इन्हें बीट करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद कहता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। ज्यादातर मेटल क्या होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम दीज आर दी सॉफ्ट मेटल्स। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमने बात की यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। अब चलते हैं हम लोग आगे, बात करेंगे मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में। देखो इसके बारे में मैं आपको अभी बताया मैंने आप लोगों को, जब मैं मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा था, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो मेलेबिलिटी इज व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप इन्हें हथौड़े से पीट पीट के क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें बच्चों डक्टिलिटी की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप क्या कर सकते हो, उन्हें खींच के इनकी वायर्स क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, क्लियर बात है। मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मैलिएबल मेटल इज गोल्ड, ध्यान रखना। बात करेंगे नेक्स्ट वन, चलते आगे। लिखे नॉन मेटल्स। देखो जो अभी हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने मेटल पढ़ा, मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब ऐसे ही हम लोग नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों नॉन मेटल क्या होते हैं। हमने जब आपको मेटल पढ़ाया था तो हमने बताया आप लोगों को क्या, मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल नॉन मेटल कौन होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर
नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस और मेटल फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। लिखा है दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए मेटल की और बात की जाए नॉन मेटल की, तो इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल में कितने होते हैं बच्चों? या तो होंगे 1 या 2 या 3, और यहां पे 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 हम नहीं कहेंगे, 8 एक्चुअल में इनर्ट में चले जाता है। नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है, तो आप 1% लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब ये अगर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्चुअल में क्या है ना, हाइड्रोजन हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वही 1 और 2 हैं, तो वो यहां तक कैरी ही नहीं करते अपने आप को। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे, आयोडीन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, तो ये जितनी भी चीजें हैं आपके नॉन मेटल में आते हैं, कार्बन भी आपका नॉन मेटल में आता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो अभी डिस्कस किया था ना आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वहां पे कुछ एक्सेप्शंस देखी आपने, ऐसे ही यहां भी हम लोग कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, में बी लिक्विड, में बी गैस। आपने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन नॉन मेटल्स लिक्विड भी होते हैं, नॉन मेटल गैस भी होते हैं, और नॉन मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में होता है। ब्रोमाइन ही अकेला क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सब सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, लेकिन पाए 3 हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर्स, मतलब नॉन मेटल्स के अंदर ना चमक नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जिसके अंदर चमक होती है, और वो होता है आयोडीन। कौन होता है वो? आयोडीन, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल भी नहीं होते, मतलब आप बीट कर करके इनकी शीट्स नहीं बना सकते। अगर मैं आपको एक कार्बन दूं, तो कार्बन को जैसे ही आप बीट करोगे वो ब्रिटल है, ब्रेक हो जाएगा, उसकी आप थिन शीट्स फॉर्म नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, भाई जो सॉलिड होगा और लिक्विड होगा उसी के तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे आप, गैस को थोड़ी मेल्ट करोगे, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। कहते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं हीट। मैं आपको बता दूं ये नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा कंडक्टर नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है, जो कि है ग्रेफाइट, ठीक है, इसलिए इसको अलग से लिखना पड़ा। दैट इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आप लोग ये भी पढ़ोगे कि ये क्यों होता है गुड कंडक्टर। क्लियर? आगे बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ज्यादातर नॉन मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है, लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस एक नॉन मेटल है जिसको कहते हैं डायमंड। बात समझ में आ गई? तो डायमंड क्या है बच्चों? डायमंड अपने आप में एक हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है। बात समझ में आ गई? कहते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, साउंड क्रिएट नहीं करते हैं बीट करने पर। अब कार्बन को बीट करो, साउंड क्रिएट नहीं करेगा, क्लियर बात है। बाकी कुछ तो सल्फर है वो भी बीट नहीं, सल्फर तो आपने देखा होगा एक सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है, वो क्या बीट करेगा, वो तो ब्रिटल होता है, हाथ मार टूट जाएगा, वो पाउडर बन जाएगा उसका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम किसी भी मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, यहाँ पे कहते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। मतलब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो ये एक लाइन जो लिखी है ना बच्चों, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट, इसका मतलब ये है कि सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करते, सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कौन कैसे, ये कैसे पता चलेगा कौन कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए हमारे पास होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है,
और जैसे जैसे उस सीरीज में आप नीचे आते हो रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का जो स्पीड है वो भी कम होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि आपको बता दूं रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होते हैं, बहुत ही हाई रिएक्टिविटी होते हैं। और ये क्या करते हैं, अगर आप इन्हें ओपन छोड़ दोगे एयर में तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और आग लग जाएगी इनमें, ठीक है ना। अब यहां से 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन राइज होता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो आपको बताना पड़ेगा सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना, दे रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड मे कैच फायर, एकदम से रिएक्ट करते हैं। पानी से भी इतना जबरदस्त रिएक्शन करता है, पानी में भी अगर आप सोडियम का टुकड़ा फेंकोगे तो भी ब्लास्ट होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, देयरफॉर दे आर केप्ट इन केरोसिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से राइज होता है, नेम 2 metals which are kept in kerosene, sodium and potassium. Why they kept in kerosene? Because they are very highly reactive metal. If they kept in open, they react with atmospheric oxygen and may catch fire. बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं सीरीज में, अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। ये कह रहा है मैग्नीशियम को अगर आप हीट करेंगे इट बर्न विद अ ब्राइट फ्लेम, ये एक ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा। अगर आप और नीचे आएंगे आयरन, ये केवल ग्लो करेगा। देखो यहां ब्लास्ट होगा, यहां पर फ्लेम आएगी, अब यहां फ्लेम भी गई, अब यहां केवल ग्लो करेगा। और नीचे आओगे तो ग्लो भी नहीं करेगा। कॉपर जो होता है हीट करोगे तो बच्चों केवल क्या होगा, ब्लैक कलर की एक लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, ये ग्लो भी नहीं करेगा। अगर आप और नीचे आते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। सिल्वर गोल्ड जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन से एट इवन हाई टेम्परेचर। आप टेम्परेचर हाई कर दो उसके बाद भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। कहता सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा एनऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इट्स नॉट फॉर, इट्स फॉर्म an oxide layer over it which prevent their further oxidation, therefore these metals are called self protecting metals। तो यहां से 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, which of the following is a self protecting metal। बात समझ में आ गई। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है what do you mean by self protecting metal, give 2 examples, ठीक है। अब बात आती है कि इनको सेल्फ प्रोटेक्टिंग क्यों कहते हैं। जब ये मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो इनके ऊपर इन्हीं के ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई और बात करते हैं हम लोग देखो भाई ध्यान से, ये कह रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब वो एक तरह से पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कहते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो कुछ रिएक्शन दिखाएंगे हम। ऑक्सीजन से अगर हम सोडियम का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ये अपने आप में एक बेसिक ऑक्साइड है। अब इसे बेसिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे। जैसे आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे एक तरह से क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब इसका पानी में डालने से एक बेसिक सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, क्लियर होगी बात। नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर और मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। ये बात आप याद रखेंगे, क्लियर बात है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं बच्चों, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नोट देख लेते हैं, एक लिखा है सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस और दीज बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। एल्कलीज पता किसे कहते हैं, जो बेस पानी में घुल जाए उन्हें एल्कलीज कहते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज
alkalis, and the most common example is sodium hydroxide. Next, बात करते हैं नेक्स्ट वन, बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जब मैं आपसे बोल रहा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं उनको? अब एम्फो का मतलब होता है दोनों, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्लियर है कि एम्फोटेरिक का मतलब यहां पे कि वो दोनों बिहेवियर दिखाएगा, एसिडिक भी और बेसिक भी। लिखा है सम मेटल ऑक्साइड्स shows acidic as well as basic properties. These metal oxides are known as amphoteric oxides. और मैं आपको बता दूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आप दो एग्जांपल याद रखना बस, जब भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपसे यही दो एग्जांपल पूछे जाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब आपको ये भी दिखाना होता है कि भाई ये एसिडिक और बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ रिएक्शंस के थ्रू ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे हम रिएक्शन करा देते हैं इसकी, किसके साथ? एसिड के साथ। अच्छा, जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो खुद कैसे बिहेव कर रहा होगा? बेस की तरह। भाई एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये एसिड है वो बेस है, कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, वो चलो बात की बात है। तो यहां पे किस तरह से बिहेव कर रहा है? ये बेसिक नेचर दिखा रहा है, विद रिएक्शन दिखाएंगे आप इसको, ठीक है, रिएक्शन विद बेस। अब आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? एक बेस के साथ। तो ये खुद कैसे काम कर रहा है? एसिड की तरह। तो आप ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर भी दिखाता है और बेसिक नेचर भी दिखाता है। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विद वाटर। देखो अभी डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। जैसे डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट वे में बिहेवियर कर रहे थे, ऐसे ही यहां पर डिफरेंट मेटल्स वाटर के साथ भी अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करने का क्या मतलब है? कुछ ऐसे मेटल होंगे जो हाई रिएक्टिव होंगे, वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े कम रिएक्टिव होंगे, वो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे। कुछ ऐसे होंगे वो गर्म पानी से भी नहीं करेंगे, और नीचे आ जाओ तो वो स्टीम से करेंगे। कुछ ऐसे होंगे वो और कम रिएक्टिव होंगे, वो स्टीम से भी नहीं करेंगे। तो टॉप में कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। तो पहले बात कर लेते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। कहते हैं मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, और वी कैन से कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंटली एंड एक्सोथर्मिक दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इमीडिएटली कैच फायर। जब ये रिएक्शन करते हैं पानी के साथ तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? आग पकड़ लेती है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन, इसीलिए उन्हें पानी में नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं, ये रिएक्शंस लिखी हुई है, इनको देख लेना। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी क्वेश्चन आएगा पक्का बोर्ड में, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन लेकिन इसी टॉपिक से आएगा। इधर देखो बच्चों, ये कह रहा है आपसे द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब इतना ज्यादा तड़कती भड़कती नहीं है, सीधा रिएक्शन करता है ये। इट स्टार्ट फ्लोटिंग सॉरी ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। इधर ध्यान दो बच्चों, ये कह रहा है कि जो कैल्शियम है ना, जब इसे पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये पानी में फ्लोट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछा जाएगा। एक्चुअल में जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, और वो बबल्स इस कैल्शियम की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करने लगता है। और सेम रीजन मैग्नीशियम के साथ भी होता है, सेम रीजन मैग्नीशियम के साथ भी होता है। बात समझ में आई ना? तो सेम मैग्नीशियम का भी क्वेश्चन यहां पे बनेगा, ठीक है, क्लियर बात है।
तो ध्यान रखना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं और वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। अब बात आती है कि मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन करते हैं किससे? स्टीम से। किससे रिएक्शन करते हैं? ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं। कौन? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। और जब ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं तो यहां पर आपको बता दूं, जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन गलत होती है, मैंने पहले ही बताई थी आपको। आयरन स्टीम से जब रिएक्शन करता है तो Fe2O3 नहीं बनता है, बनता है Fe3O4 और इसको बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। क्लियर बात होगी? अभी अब बात करते हैं कि अगर हम सीरीज में इनसे भी नीचे जाएं, अगर हम इस सीरीज में इनसे भी नीचे जाएं तो बच्चों वो स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। टॉप वाले कोल्ड वाटर से, नीचे आ जाओ तो हॉट वाटर से, और नीचे आ जाओ तो स्टीम से, और नीचे जाओगे तो फिर अब वो स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, वो किसी भी कोस्ट में रिएक्शन आगे नहीं होगी। क्लियर होगी बात? आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ये कह रहा है रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। तो बच्चों जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी? तो जब भी आप किसी भी मेटल को रिएक्शन कराओगे किसी भी एसिड के साथ तो हमेशा क्या होगा? सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर बात है? आगे देखते हैं और बात करते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आने के भी चांसेस रहेंगे इसके। और क्वेश्चन है बच्चों, देखो भाई ध्यान से, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। देखो अभी हमने आपको बताया कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जब ये किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। वो आपसे रीजन पूछ रहा है कि क्यों नहीं होती है। अब देखो बच्चों, एक्चुअल में जब इस जिंक ने रिएक्शन किया होगा किसके साथ? HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ, तो हुआ क्या होगा? बना होगा ZnNO3 होल ट्वाइस और साथ में ये काम होना चाहिए था कि हाइड्रोजन गैस निकले। लेकिन ये जो है ना बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये इस H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है और फाइनली आपको H2O मिलता है, ना कि H2। क्लियर बात है? सॉरी, तो रीजन पता चल गया। देखो यहां के लिखा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड because it is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced into water and itself reduced into oxide of nitrogen, और खुद अपने आप को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रिड्यूस कर लेता है। बात समझ में आ गई? अब यहां पे ना एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है बच्चों, जिसका आंसर नोट भी लिखा हुआ है। क्या फिर दुनिया में कोई ऐसी मेटल भी है क्या जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी दम रखती हो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने का? तो कौन है बच्चों? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जब कोई नहीं निकालता तो ये कैसे निकालते हैं? इनमें क्या खास बात है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन कौन? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे चलते हैं, वही ध्यान से बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो देखो बच्चों क्या कह रहे हैं? रिएक्शन विद नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। देखो बच्चों क्या बना? क्या बना? CO2। अभी मैं ये चेक करना चाहता हूं कि CO2 एसिडिक है या क्या करूं, इसे पानी में डिसोल्व कर दूं
और पानी में डिसोल्व करके क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक है। इसका मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, कहता है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये किसी ऐसी चीज से रिएक्शन नहीं करते जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता हो। ये हमेशा उस चीज को साथ रिएक्ट करने हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई वे नहीं होता इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों, लिखे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। रीजन सेम जो ऊपर था, क्लियर बात है भाई। नॉन मेटल चाहते हैं किसी ऐसे चीज को जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, भाई नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो इन्हें कौन चाहिए, जो डोनेट करता हो, ठीक है। तो ऐसी ही चीज से रिएक्शन करेंगे। मेटलॉइड्स फटाफट देखेंगे बच्चों। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये ना नॉन मेटल होते हैं और ना मेटल होते हैं। इनके पास कुछ प्रॉपर्टी तो क्या होती है और कुछ प्रॉपर्टी किसकी होती है, जनरली ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाए तो ये मेटल्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ठीक है। अब ये देखो क्या है, सिलिकॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। इसके बाद बात करेंगे आयंस। देखो आयंस कौन होते हैं, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयंस कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायंस कौन होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायन कहते हैं। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे सब लोग। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटल से किसी नॉन मेटल पे ट्रांसफर होगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक, तो कोई आपसे पूछ ले कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, मेटल से। क्या नॉन मेटल से मेटल पे भी हो सकता है, जी नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल से मेटल की तरफ चला जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, और ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये चाहता है कि मैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वो चाहता है गेन करना, तो बात बन जाएगी इन दोनों की। तो यहाँ पे Na के पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इसके देखो, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं ना, ये केवल आउटर मोस्ट वाले किए हुए हैं। ये यहाँ पे कितना, एक, यहाँ कितने 7, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा। अब इसके पास कितना हुआ, ये सेटिस्फाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया, और बना दिया क्या, NaCl। ऐसे ही बनता है बच्चों MgCl2। MgCl2 में क्या होगा, Mg पे होता है 12, 282 बनेगा। ऐसे ही 17 होता है 287 बनेगा। तो Mg2Cl, क्योंकि एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इसको और एक, इन दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा, और फाइनली ये बनेगा MgCl2। जब यही काम AlCl3 के लिए किया जाएगा तो यहां पर 3 Cl आएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं।
बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। देखो नाम से पता चल रहा है अकरेंस, अकरेंस का मतलब है कहां पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, मेटल्स कहां से आते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों मेटल कहां से पाए जाते हैं और कहां से आते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। तो ये कह रहा है कि बच्चों ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या फिर ये पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट से मतलब है कि प्योर फॉर्म में पाए जाना, और कंबाइंड स्टेट से मतलब है किसी के साथ पाए जाना, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, तो ये सब चीजें। जैसे कि फ्री स्टेट में कौन मिलेगा, जो मैंने सीरीज बताई थी ना आपको एक, उस सीरीज में जो सबसे नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, मोस्टली क्या होता है फ्री स्टेट में मिलते हैं ये। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, ये सब क्या होते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। लिखा है ओनली सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फाइंड इन द कंबाइंड स्टेट, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, उनके ऑक्साइड मिलते हैं, उनके सल्फाइड मिलते हैं, कार्बोनेट मिलते हैं, सिलिकेट्स मिलते हैं। कहते हैं सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, कुछ नॉन मेटल भी ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ठीक है ना, ऑर्गन एक्सेट्रा, एंड सम आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, और अगर मैं बात करूं सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या है आपके कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे सल्फर नहीं मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, सल्फेट की फॉर्म में मिलेंगे, तो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। बात करते हैं आगे। तो ये तो हमने बात की कि भाई अकरेंस क्या है, कैसे मिलते हैं, कहां मिलते हैं। अब ये कहता है, ये रिपीट है छोटा सा पार्ट है ना, ये पिछला पार्ट ही रिपीट है। चलो देखो भाई, अब यहां पे तीन टर्म्स आई हमारे पास, पहली मिनरल, दूसरा और, एंड तीसरा गैंग। अब ये मिनरल क्या है, देखो बच्चों एक्चुअल में ये वो पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का जिसको हम लोग कहीं से माइन करके लाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से क्या होता है हम लोग किनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को। लिखा है मिनरल्स आर दी एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, वहां से हम लोग लेके आएंगे मिनरल्स को। अब बात आती है और क्या है, भाई आप 5 तरह के मिनरल लेके आए, अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक मिनरल में से आपको बेनिफिट हो मेटल निकाल के, किसी में लॉस भी होगा। तो जहां से आप प्रॉफिट के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं, और कहते हैं। भाई आप लेके आए हो पहला मिनरल, दूसरा मिनरल और तीसरा मिनरल, इससे निकाला लॉस हुआ, इससे निकाला लॉस हुआ, इससे निकाला प्रॉफिट हुआ मेटल को, तो इसका मतलब ये और है, लेकिन ये दोनों और नहीं है। लिखा और इज द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। गैंग क्या है, भाई आप जब इसमें से मेटल निकालोगे तो कुछ इंप्योरिटीज निकलेंगी, ठीक है ना, तो जो इंप्योरिटीज है, जो रेजिड्यूज है, वो क्या है बच्चों, वो मिट्टी हो सकती है, कोई क्ले पार्टिकल हो सकता है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं गैंग। तो गैंग आर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द, और लाइक रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे ये जो गैंग है, एक तो इसको निकालना, ठीक है ना, यहां से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, देखो भाई इसमें सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और। यहां पे कंसंट्रेशन से क्या मतलब बच्चों, देखो मैंने बताया ना आपको, और के अंदर कुछ गैंग पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हमें रिमूव करना होता है, तो उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द और, ठीक है ना, फ्रॉम दी, क्या लिखा बच्चों, द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम दी और बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ दी और। मतलब अभी हमने इसके अंदर से मेटल निकालना स्टार्ट नहीं किया, हम लेके आए हैं और को उसे साफ कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ टेक्निक यूज की जाती है, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग फॉर फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी हो रही है मिस्टेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए।
एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों पानी, मतलब पानी के प्रेशर से वॉश करेंगे, पानी के प्रेशर से वॉश करेंगे। अब बात आती है किस तरह के ओर्स होते हैं जिसमें हम इस मेथड को यूज करते हैं। लिखा है इफ वन और पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट डेंसिटी देन दीज ओर्स आर सेपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर से आप केवल उन्हीं ओर्स को सेपरेट कर सकते हो जिसमें गैंग और मेटल दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो। दोनों की डेंसिटी अलग अलग होने से मतलब है जब वो पानी के अंदर डिसोल्व हो तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो नीचे बैठ जाए और जिसकी डेंसिटी कम हो वो ऊपर रहे। मान लो गैंग पार्टिकल की डेंसिटी कम है, मेटल की ज्यादा, तो मेटल नीचे बैठ जाएगी, गर्म पानी के साथ डिसोल्व होके उसमें से निकल जाएगा। क्लियर बात होगी भाई। तो लिखा है इन दिस मेथड क्रस्ट और इज वॉश्ड विद अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे बाय लीविंग द और पार्टिकल्स। जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो यहां से वाटर के साथ वॉश होंगे, आगे उठते चले जाएंगे, और जो और होगा वो पार्ट नीचे इसमें बैठ फंसता चला जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पे चलता है इस तरीके से। क्लियर है। तो यहाँ पे जिसमें डेंसिटी में डिफरेंस होता है उनको हम लोग यूज करते हैं मेथड हाइड्रोलिक प्रेशर। तो याद रखना डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो ये मेथड यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, झाग से रिलेटेड वर्ड है ये। अब ये कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इंप्योरिटीज फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ये कह रहा है कि इस मेथड को हम केवल सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनमें यूज करते हैं क्योंकि उनका जो गीला होने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी दोनों की अलग अलग रहती है। वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या है कि जब पानी के साथ डिसोल्व करते हैं तो वो अलग अलग बिहेव करते हैं। लिखा है इसमें कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक है ना, गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड। ये क्या है बच्चों, हमारे कुछ ओर्स हैं जिनको हम लोग इस मेथड से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लिखा है इन दिस प्रोसेस और इज पोर्ड इन अ बीकर, और को एक बीकर में क्या कर देंगे, पोर कर देंगे, कंटेनिंग वाटर एंड पाइन ऑयल। उसके अंदर क्या रखेंगे, थोड़ा पाइन ऑयल रखेंगे, एंड एयर इज ब्लोइंग इन द वाटर। पाइन ऑयल क्यों डालते हैं, जिससे बबल्स बन सके, जिससे क्या हो सके, बबल्स फॉर्म हो सके। लिखा है नाउ गैंग इज मिक्स्ड विद वाटर एंड सल्फाइड और आर मिक्स्ड विद पाइन ऑयल। ये किसके साथ मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ, और वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, पाइन ऑयल के साथ, एंड कलेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। फ्रॉथ मतलब झाग। ये झाग की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इसे वहां से हम हटा लेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये था हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर्स के लिए यूज किया जाता है जिसमें गैंग पार्टिकल और पार्टिकल जो हैं इन दोनों में एक डिफरेंस होना चाहिए कि एक तो मैग्नेटिक होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है कि और पार्टिकल्स क्या हो हमारे, वो मैग्नेटिक हो और गैंग पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक हो, उल्टा भी हो सकता है। तो ये कह रहा है बच्चों इफ और गैंग पार्टिकल्स आर हैविंग मैग्नेटिक नेचर देन it is concentrated by this method. An iron ore of iron is separated by from the non magnetic impurities by using this method. आयरन क्योंकि मैग्नेटिक होता है तो आयरन के जो ओर्स होंगे वो इस मेथड से जो होंगे सेपरेट किए जाएंगे। लिखा है नॉन मैग्नेटिक ओर ऑफ टिन कैस्ट्राइट SnO2 is separated from magnetic impurities like iron and क्रोमियम बाय यूजिंग दिस मेथड। इसमें क्या होगा बच्चों, ये रोलर मूव करता है, ये मैग्नेट के बने होते हैं रोलर। ये किससे बना है, मैग्नेट से बना है। जब और यहां डालोगे आप तो इसके ऊपर से आएगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो तो इधर गिरेंगे क्योंकि थोड़ी देर तक चिपटे रहेंगे इसमें, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो इधर गिरेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मेथड्स थे हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अब जब आपके जो ओर्स होंगे वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, अब यहां से मेटलर्जी स्टार्ट होगी। मेटलर्जी मतलब अब उनके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहां नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है मेटलर्जी। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को बोलते हैं क्या, हाँ मेटलर्जी। क्लियर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेटलर्जी क्या होता है, तो प्रोसेस है
अब यहां पे बात आती है बच्चों, लिखा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और से जो मेटल निकाला जाएगा उसके लिए क्या मेथड यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और तो हम समझ चुके अब तक, ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाओ नीचे। अब वो डिपेंड करता है कि जो आप और ले रखा है आपने, उसमें जो मेटल है वो मेटल हाई रिएक्टिविटी है या वो लो रिएक्टिविटी है या वो मिडल रिएक्टिविटी का है। अगर वो लो रिएक्टिविटी का है तो उसमें सबसे पहले सल्फाइड और होगा। अगर वो लो रिएक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली वो सल्फाइड और होगा। उसको करेंगे रोस्ट, रोस्ट करने के बाद वो बन जाएगा आपका ऑक्साइड और ऑक्साइड और से मेटल निकाल लेंगे। ये सब चीजें हम अभी पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद अगर वो मिडल इन द रिएक्टिविटी होगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, डिपेंड करेगा कि वो कार्बोनेट भी हो सकता है और सल्फाइड भी हो सकता है। अगर वो कार्बोनेट हुआ तो कैल्सिनेशन, और अगर वो सल्फाइड हुआ तो रोस्टिंग। इन दोनों प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ऑक्साइड हो जाएगा, रिडक्शन करेंगे, मेटल निकल जाएगा। लेकिन अगर वो हाई रिएक्टिविटी हुआ तो फिर ये दोनों ही मेथड हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर हमें इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से मेटल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो एक एक करके देखते हैं फटाफट से। ये हमारे लास्ट टॉपिक चल रहे हैं चैप्टर के। अब आ जाओ जरा फटाफट से। ये अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लो रिएक्टिविटी वाला हमारे पास एग्जांपल कौन सा है। एग्जांपल है हमारे पास मरकरी सल्फाइड, जिसको बोलते हैं सिनाबार। क्या बोलते हैं बच्चों। तो भाई लो रिएक्टिविटी पे बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। क्या लिखा है बच्चों, मेटल विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू मेटल इजीली बाय द प्रोसेस रोस्टिंग। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपके पास मेटल का जो और है उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसे हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं, किसी भी चीज को खुली हवा में भूनना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, रोस्ट करने से ये ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ऑक्साइड और को आप क्या करेंगे, यहां पे हीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये मरकरी इसके अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं इसलिए यहां पे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की नीड नहीं होती। किसी रिड्यूसिंग एजेंट की नीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी में आते हैं। किसमें आते हैं बच्चों, ये लो रिएक्टिविटी में आते हैं, इसलिए किसी भी तरह के किसी रिड्यूसिंग एजेंट की नीड नहीं होगी। अब जब हम आगे चलेंगे तो वहां पे हमें इनकी नीड भी होगी। अब आ जाओ यहां पर। एक एग्जांपल तो हमने देख लिया सिनाबार, एक और देख लो आप, दैट इज कॉपर ग्लांस Cu2S। अब इसमें भी सेम है। इसे क्या करोगे आप, रोस्ट करोगे। जब आप इसे गर्म करोगे आप खुली हवा में तो ये क्या होगा, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है ये सारा नहीं होगा इसमें कन्वर्ट, कुछ बच जाएगा। जो बचेगा ना वो इसके साथ वापस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मतलब इसमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट बन के आ जाएगा। भाई जो कन्वर्ट हुआ ना ऑक्साइड में, उसमें से कुछ बच गया, जो बच गया वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और इसको कॉपर में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये तो लो रिएक्टिविटी का एग्जांपल था बच्चों। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एग्जांपल उसमें किस किस के थे बच्चों, कॉपर ग्लांस एंड सिनाबार। ठीक है। इसमें आ जाओ। इसमें आपके पास एग्जांपल है जिंक ब्लेंड, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ZnS। ठीक है। और कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट। देखो बच्चों, पहला स्टेप ध्यान से देखना बच्चों। अगर सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और इसे क्या कहोगे, क्या कहेंगे बच्चों, रोस्टिंग। रोस्टिंग का काम सल्फाइड टू ऑक्साइड। और यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, कार्बोनेट हो रहा है। तो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। क्या करेंगे, कैल्सिनेशन में क्या है, काम तो सेम है इसका भी। ये भी कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, वो सल्फाइड को ऑक्साइड में कर रहा है, ये कार्बोनेट को ऑक्साइड में कर रहा है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी, यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन, इसका मतलब ये काम होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। डेफिशिएंसी कहो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ZnO से क्या बनाएगा वो, Zn।
अच्छा एक बात बताओ, प्रीवियस वाले एग्जांपल में किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां पे कार्बन की जरूरत पड़ी। अब पूछे कि यहां क्यों पड़ी, वहां क्यों नहीं पड़ी? भाई वो था लेस रिएक्टिव, उसने ऑक्सीजन को इजीली रिलीज कर दिया। लेकिन ये है मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये ऑक्सीजन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यहां पे कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जो ऑक्सीजन को जिंक से ज्यादा अट्रैक्ट करे, जिससे ये ऑक्सीजन छोड़ के इसके साथ चला जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कार्बन क्यों यूज किया, क्या बिना कार्बन के काम चल सकता था? नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे ये जो है प्रीवियसली के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इजीली ऑक्सीजन को रिलीज यहां से नहीं करेगा। इसके लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, दैट इज कार्बन। क्लियर? आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये प्रोसेस है बच्चों, ये रोस्टिंग और ये कैल्सिनेशन। इन दोनों प्रोसेस में जरा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो बच्चों, रोस्टिंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ऑर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में यही काम इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर हम लोग बात करें, इट इज यूज टू कन्वर्ट, देखो ये सल्फाइड टू ऑक्साइड कन्वर्ट करता है और ये कार्बोनेट टू ऑक्साइड, दूसरा डिफरेंस हो गया। क्लियर? SO2 निकलती है, इसमें कौन सी गैस निकलती है? क्योंकि वो सल्फर है तो SO2 निकलेगी, और वो कार्बोनेट है तो यहां CO2 निकलेगी। तीसरा डिफरेंस आ गया। फोर्थ वन, इट इज यूज्ड टू डिहाइड्रेट द ओर। इसका मतलब है, ये एक तरह से मान के चलते हैं कि आप एक तरह से क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेट कर रहे हैं। डिहाइड्रेट का मतलब है किसी चीज के अंदर नमी है, उस नमी को भगाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका किसी की नमी को भगाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है। क्लियर बात होगी? तो ये हमारे 4 डिफरेंस हो गए, किसमें बच्चों? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में। देखो बच्चों, ये हमारा एक्सट्रैक्शन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमने केवल रोस्टिंग किया था। फिर हमने मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें देखा सल्फाइड था तो रोस्टिंग किया, और कार्बोनेट था तो, ठीक है? क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे यहां पर मेटल एट द टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें रिएक्टिविटी में टॉप पे कौन आता है बच्चों? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। आप इनको, मैं आपको बता दूं, सिंपल हीटिंग और हीटिंग बाय रिड्यूसिंग एजेंट, इन मेथड से आप यहां से मेटल फाइंड नहीं कर सकते। आपको यहां पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है बच्चों? ये कह रहा है इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर से सोडियम निकालना। ठीक है, लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एट द एनोड। तो जब आप यहाँ पे NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? ये NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो ये तो Na डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर निकलेगी। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये? तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब बात आती है, हमने ये सीख लिया बच्चों कि मेटल कैसे निकाली जाती है। अब मेटल को निकालने के बाद उसका रिफाइनिंग करना होता है। रिफाइनिंग का मतलब उसे साफ भी करना होता है। ठीक है, इससे पहले एक नोट लिखा है, फ्लक्स के बारे में कह रहे हैं। फ्लक्स क्या है बच्चों? फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच इज एडिड टू द रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और इन फर्नेस टू रिमूव गैंग। ये कह रहा है फ्लक्स कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इसके अंदर मिक्स किया जाता है, जिससे क्या होता है? उसके अंदर से गैंग को निकाला जा सके। उसके बाद एक वर्ड है स्लग। स्लग क्या होता है बच्चों? फ्लक्स और गैंग दोनों को मिला के स्लग कहते हैं। क्लियर है? तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग थर्माइट रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन में कभी कभी
हम कुछ रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ द ओर्स। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं थर्माइट रिएक्शन के बारे में। तो थर्माइट रिएक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो थर्माइट रिएक्शन बच्चों होती क्या है? थर्माइट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स और वी कैन से कुछ रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि हम लोग बात करें सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम की, इनको हम लोग यूज करते हैं बच्चों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स ओर्स और वी कैन से ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हमारे पास एक एग्जांपल है MnO2, जो कि मैग्नीज का एक क्या है, ओर है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की हेल्प से हम इसके अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और यहां से बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहां से हमारी मेटल निकल जाएगी। अच्छा बच्चों, एक बात और भी है, ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेटल हमें मिलती है ये मेटल हमें मोल्टन स्टेट में मिलती है, मतलब पिघली हुई मिलती है। ठीक है ना बच्चों? तो इसी का यूटिलाइज हम लोग करते हैं वेल्डिंग में। देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें वेल्डिंग में हम लोग क्या रिएक्शन कराते हैं, तो देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं पहले थर्माइट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम is highly exothermic and metal obtained in this molten state. Such reaction are known as the thermite reaction. इनको थर्माइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। क्लियर बात है? तो यहां पर देखो नोट में एक बात लिखी है, वेल्डिंग में हम जो रिएक्शन यूज करते हैं बच्चों, उसमें हम लोग यूज करते हैं फेरिक ऑक्साइड और इसको रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम की हेल्प से, जिससे हमें यहाँ पे जो Fe मिलता है बच्चों, ये मिलता है मोल्टन स्टेट में और इसको हम लोग वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो ये थर्माइट रिएक्शन है, इसमें एक मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है एक रिएक्टिव मेटल से, जो कि उसके अंदर से क्या करता है, मेटल को रिलीज करा देता है। उस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर बात है? चलो बच्चों, तो अभी आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमने थर्माइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। चलो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में। तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या है बच्चों? देखो अभी हम लोगों ने बात किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मेटल को, उसके बाद हमें उसे रिफाइन करना होता है, मतलब उसको एक तरह से दोबारा से क्या करना होता है, साफ करना होता है। चलो बात करते हैं कैसे करते हैं हम लोग रिफाइनिंग। कॉपर की जो रिफाइनिंग की जाती है बच्चों, वो की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं और वीगन से हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेते हैं यहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लिखा है द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मतलब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिफाइनिंग। लिखा है द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बच्चों देखो हम कैसे करेंगे, और इसके लिए हम लोग लेंगे कॉपर का एग्जाम्पल। देखो बच्चों यहां पे सबसे पहला काम होगा बच्चों, हम जब रिफाइनिंग करेंगे तो यहां पर एक थिक अच्छी खासी थिकनेस के साथ हम एक कॉपर रोड लेंगे और उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके उसको बना देंगे हम एनोड। तो ये हमने बना दिया बच्चों एनोड, और ये क्या है बच्चों, इम्प्योर कॉपर है। क्लियर बात है? इसके बाद हम लेंगे बच्चों एक प्योर कॉपर, और प्योर कॉपर को हम कर देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट और इसको बना देंगे हम लोग कैथोड। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो यहां पर जो इम्प्योर कॉपर है यहां पर बनेंगे कॉपर आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये भागेंगे किसकी तरफ बच्चों, ये भागेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड अपने आप में नेगेटिव है। तो यहां से कॉपर आयन जा जाके क्या होंगे बच्चों, इधर स्टिक हो जाएंगे, और जो यहाँ पे मिट्टी जो इंप्योरिटीज होंगी वो यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाएगी, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड मड। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी और इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, और जो प्योर कॉपर है वो इधर क्या होगा बच्चों, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमने पढ़ा यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द बेसिमराइजेशन। देखो बेसिमराइजेशन क्या होता है बच्चों, लिखा है हम लोगों के पास बेसिमराइजेशन के बारे में।
लिखा है बेसिमराइजेशन इज अ मेटलर्जिकल प्रोसेस दैट एक्सट्रैक्ट अ प्योर कॉपर फ्रॉम मोल्टन कॉपर ओर। ये कह रहा है कि जो मोल्टन कॉपर ओर है, यहां से एक प्योर कॉपर को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको बेसिमराइजेशन कहते हैं। लिखा है कॉपर ऑब्टेन आफ्टर बेसिमराइजेशन इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है बच्चे? बबल्स की फॉर्म में होता है। ब्लिस्टर आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल ड्यू टू द एस्केपिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो जब वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वहां पे उसके बबल्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमने पढ़ा ब्लिस्टर ऑफ बेसिमराइजेशन। अभी हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है बच्चों? कोरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा एलॉय के बारे में पढ़ेंगे, देन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों कोरोजन के बारे में। लिखा है कोरोजन इज द डैमेज कॉज्ड टू द मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों मेटल के डिग्रेड होने को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोरोजन। जब मेटल एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर उसी के ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, या सल्फाइड की बनती है कुछ जगह पर, कुछ जगह पर कार्बोनेट की बनती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल की क्वालिटी क्या होती है बच्चों? डिग्रेड हो जाती है, और इसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आती है बच्चों। अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर पर ब्लैक कलर की लेयर आती है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में बच्चों ग्रीन कलर की लेयर आती है। तो ये सब पे अलग अलग होता है, ठीक है ना? ये सब बातें हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना? कि भाई ब्राउन कलर की कॉपर आती है, ब्राउन कलर की लेयर आती है आयरन के ऊपर। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर की होती है किसके ऊपर? हमारे आयरन के ऊपर। और कॉपर के ऊपर होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की लेयर। क्लियर है बच्चों? तो ये तो हमने बात किया कोरोजन के बारे में। आगे देखते हैं फटाफट से बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिवेंशन लिखा है प्रिवेंट। हम लोग कोरोजन से मेटल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ जनरल सी बातें लिखी हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बाय अप्लाइंग एयर, और इट्स नॉट एयर, इट्स ऑयल। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। ऑयल और ग्रीस लगाने से क्या होगा? उसका जो कॉन्टेक्ट है एयर से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होगा। बाय अप्लाइंग पेंट, सेम कॉन्सेप्ट, पेंट लगा देंगे तो एयर से कॉन्टेक्ट छूट जाएगा उसका। बाय गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक। ध्यान रखना ये मल्टीपल में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का कोटिंग किया जाता है? जिंक। जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है, ना तो खुद खराब होती है ना ही उसे खराब होने देगी। बाय टिनिंग, टिनिंग में क्या होता है? टिन की कोटिंग की जाती है, जैसे उसमें गैल्वेनाइजेशन में जिंक की जाती है, टिनिंग में टिन की कोटिंग की जाती है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लिखा है कोटिंग विद लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है और आगे रिएक्शन नहीं करता, तो वहां पे कोरोजन भी नहीं होता है, ठीक है ना? बाय मेकिंग एलॉय। एलॉय क्या होता है बच्चों? मिक्सचर होता है, एक मेटल दूसरे नॉन मेटल, या फिर एक मेटल दो नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। और ये भी हम लोग क्या होता है, कोरोजन से बचने के लिए हम लोग एलॉय का यूज करते हैं रेदर देन द प्योर मेटल। क्लियर बात है? तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रिवेंशन के बारे में। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों एलॉय, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज। एलॉय की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो एलॉय क्या होता है? हमने बात की एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। इसमें क्या होता है बच्चों? एक मेटल होती है और दूसरी मेटल हो भी सकती है, दूसरी नॉन मेटल भी हो सकती है, या दो से ज्यादा नॉन मेटल भी वहां पर हो सकते हैं। उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम एलॉय कहते हैं। अब बात करते हैं कि रीजन फॉर एलॉइंग, हम एलॉय क्यों बनाते हैं? हम एलॉय क्यों बनाते हैं? लिखा है टू लिखा है टू मॉडिफाई द अपीयरेंस एंड कलर। भाई अपियरेंस एंड कलर बहुत बढ़िया। अगर हम चाहते हैं कि भाई शाइनिंग हो, सब कुछ हो, तो हम कलर को चेंज करने के लिए भी क्या करते हैं? हम कभी कभी एलॉय बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है ना? तो ब्रॉन्ज जो है उसमें एल्यूमिनियम एंड कॉपर का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है ठीक है ना, जो कि रिजेंबल करता है गोल्ड से एंड ब्राइट येलो, उसका कलर कुछ कुछ गोल्ड जैसा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। हो सकता है किसी की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, हम कम करना चाहते हैं, किसी की कम है, हम ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, इसमें क्या होता है? सोडियम एंड मरकरी
का जो कॉम्बिनेशन रहता है ये लेस रिएक्टिव होता है देन सोडियम, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए सोडियम अमलगम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है टू इंक्रीज द हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्डनेस बढ़ानी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जैसे कि ब्रास एग्जांपल है हमारे पास कॉपर एंड जिंक इज हार्डर देन कॉपर। ये कॉपर से क्या होता है, हार्ड होता है। कॉपर की जगह हम लोग यूज करें ब्रास तो वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होगा। टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस टुवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल है नाइक्रोम जो कि निकल आयरन एंड क्रोमियम का मिक्सचर होता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, आयरन से ज्यादा होता है। टू लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। सोल्डर है जैसे कि एलॉय है किसका, लेड एंड टिन का 50-50% में ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ठीक है ना। विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है, मतलब कलर चेंज करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट चेंज करने के लिए, ठीक है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि भाई हार्डनेस को चेंज करने के लिए, तो इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं एलॉयज का। क्लियर बात है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है हमारा आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।